प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। ऋषिकेश और करौली धौलपुर में करेंगे चुनावी रैली। चौबीस की चुनौती में अमित शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभा। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी की आज होगी रैली। अन्य विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। बिजनौर से बसपा सांसद मालूक नागर ने छोड़ी पार्टी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम विधानसभा के लिए गैंगटॉक में घोषणा पत्र किया जारी। बाद में पोर्ट ब्लेयर में चुनावी रैली करने का है कार्यक्रम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को ठहराया सही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा। 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। देश भर में बिखरी ईद की मिठास। मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और विश्व एथलेटिक्स का ऐतिहासिक फैसला। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगी इनामी राशि। 48 स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगा 50-50 हजार $50 का इनाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। दरअसल खासतौर से अगर बात की जाए हरियाणा की, तो यहां से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे खासतौर से एक जो स्कूल बस है उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की भी खबर आई। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ है और ये महत्वपूर्ण कि आज छुट्टी के दिन भी ये स्कूल जो है खुला हुआ था। नारनौल में जीएल पब्लिक स्कूल की जो बस है वो पलटने की खबर आई और इस दर्दनाक हादसे में 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य बच्चे घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। करीब 15 बच्चे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। जीएल पब्लिक स्कूल की ये बस जो कि पलटी, सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी स्कूल में आज छुट्टी नहीं थी और इस स्कूल बस में 5 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। हरियाणा के नारनौल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जहां पे जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। इन 5 बच्चों की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। अपने आप में काफी दर्दनाक हादसा। हालांकि 15 बच्चे जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका लगातार इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के नारनौल से, जहां सरकारी अवकाश आज ईद की वजह से था, लेकिन उसके बावजूद निजी स्कूल में छुट्टी नहीं थी और एक जो स्कूल बस है वो सड़क हादसे का शिकार हुई। बड़ा सड़क हादसा हरियाणा के नारनौल में, जहां पर 5 स्कूली बच्चों की बस पलटने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। इन घायल बच्चों को महेंद्र रेवाड़ी और रोहतक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि जो 15 और बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हरियाणा के नारनौल का ये पूरा मामला है जहां पे 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई मौके पर ही। दरअसल स्कूल बस जो है उसके पलटने से पूरा हादसा हुआ। सरकारी अवकाश होने के बावजूद देखिए निजी स्कूल जो था उसमें छुट्टी नहीं थी। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं।
भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम आज उत्तराखंड और राजस्थान में जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके माध्यम से पीएम गढ़वाल, टिहरी और इसके साथ साथ गढ़वाल और हरिद्वार संसदीय सीटों को साधेंगे। इसके बाद पीएम राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम यहां करौली में जनसभा कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। रैली के जरिए पीएम मोदी करौली धौलपुर के साथ ही टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। तो लगातार जो प्रचार है वो जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी राजस्थान में जबरदस्त जीत का दावा कर रही है। करौली में हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने राजस्थान बीजेपी के चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से करौली में खास बातचीत की। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है और मेरे साथ है विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो राजस्थान के प्रभारी है बीजेपी की तरफ से। पूरे राजस्थान का वो दौरा कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। विनय जी, आप पूरे राजस्थान को देख रहे हैं, इस बार किस तरह का आप देख रहे हैं, कैंपेन किस तरह से चल रहा है? हम सबका आकलन और माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐलान कि इस बार भी 100% भाजपा करते हुए हम एक दृष्टि से विजय की हैट्रिक साधेंगे, इसमें हमारे मन में तनिक संदेह नहीं है। क्या वजह है कि आप इतने कॉन्फिडेंट है? क्या डबल इंजन की सरकार एक वजह है या आपके सामने जो ऑपोजिशन है वो एक डिवाइडेड हाउस है? देखिए, सामने कौन है इसको देखकर हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव तो जनता का जनादेश लेने के लिए लड़ते हैं। इसलिए स्वाभाविक है, डबल इंजन की सरकार के कारण जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया है वो तो है ही, और यहाँ की राज्य की नई सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जनता भी उनको दुआ ही दे रही है, मगर साथ ही साथ हमारा संगठन भी बहुत परिश्रम कर रहा है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए अपना योगदान दे रहा है, परिश्रम कर रहा है। बूथ के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार है। समाज के हर तबके को जाकर हम मिल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति देखकर हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप में और रेखांकित होता है। किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है? संगठन का पूरा सपोर्ट है, भजनलाल सरकार अब राजस्थान के अंदर है, तो किस तरह का फीडबैक आपने लिया है? देखिए, 3 बातें हैं। एक तो ऐसा है कि डबल इंजन की सरकार ये महज नारा नहीं है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर ईआरसीपी के कारण इस पूरे धौलपुर करौली क्षेत्र में जिस पद्धति से आकांक्षाएं जग गई हैं, बरसों से जो प्रलंबित थी ऐसी सारी उनकी मांगों के बारे में अब अनुकूल वातावरण बन रहा है। साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए जो महत्वपूर्ण विषय था पेपर लीक जैसे कांडों को रोकना, उसके ऊपर जिस निर्णायक पद्धति से कार्रवाई हुई है, कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, इससे लोगों को ये ध्यान में आया है कि ये काम करने वाली सरकार है। कुछ क्षेत्रों में जाट समुदाय के आरक्षण को लेकर कुछ विषय आता है, मगर जाट समुदाय के हमारे भाई बहन जानते हैं कि उनको आरक्षण पहले देने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी थी। तीसरी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में मिलने वाला एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व। आज पंक्ति का आखिरी आदमी भी अगर किससे आशा रखता है, आकांक्षा रखता है, तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आपने सुना, सुशासन, विकास और नरेंद्र दामोदर मोदी की गारंटी। इस मुद्दे पर सवार बीजेपी 25-0 से यहां पर राजस्थान में जीत का दावा कर रही है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, करौली। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कायम भाजपा ने करौली में अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर इस बार महिला उम्मीदवार को मौका दिया है। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने करौली में बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव से खास बातचीत की। मैं इस वक्त करौली में हूं। करौली एक रिजर्व सीट है। बीजेपी ने इस बार सिटिंग एमपी का टिकट काट कर टिकट दिया है इंदु देवी जाटव को, और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। इंदु देवी, आप प्रधान रह चुकी हैं, लेकिन सांसद का चुनाव आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या मुद्दे हैं आपके पास जिनके लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? जी, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो हमारा जो करौली धौलपुर है, रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा हमारा माइनिंग है, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये
पूरी तरह माइनिंग पर ही डिपेंडेड है, क्योंकि यहाँ और रोजगार का कोई साधन नहीं है। तीसरा हमारा नेशनल हाईवे का है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए तो हमें नेशनल हाईवे भी चाहिए जो एमपी से लिंक होगा। और हमारा कृष्णा सर्किट का है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, हमारे करौली में एम्स हो ताकि अच्छी चिकित्सा मिल सके हमारे क्षेत्रवासियों को। आपने कृष्णा सर्किट की बात करी, कृष्णा सर्किट की अगर आप बात करते हैं तो किस तरह का डेवलपमेंट आप चाहती हैं? हमारे जो कृष्णा सर्किट में अपने वृंदावन धाम, मदन मोहन जी, करौली, गोविंद देव जी, जयपुर, श्रीनाथ जी, चार भुजानाथ, उदयपुर, तो ये सर्किट बने इससे कि हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है इसमें भी डेवलपमेंट हो। अच्छा, बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा और आपको मौका दिया, तो ये आपके लिए क्या चैलेंज है या आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपको बीजेपी ने मौका दिया है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिला शक्ति को सम्मान दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके, उसी की ओर एक कदम उठाया है कि अब महिला को मौका दिया है, वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। तो आपने सुना इंदु देवी का बयान कि वो अपने मुद्दे तो हैं ही, साथ ही जो महिला आरक्षण है उसका भी इनको फायदा मिला है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, करौली। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनकी जनसभा होगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो महाकौशल क्षेत्र में पड़ने वाली मंडला लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। यहां से पार्टी ने फिर एक बार मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर दाव लगाया है। कुलस्ते 1996 से 2004 तक लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने वापस अपना कब्जा जमाया। 2014 में कुलस्ते ने फिर बाजी मारी और 2019 का चुनाव भी इन्होंने बीजेपी के नाम किया। कांग्रेस ने इस बार मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रत्याशी हैं। एक तरह से यहां उनके लिए वॉकओवर जैसी स्थिति है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन रद्द हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली मराठवाड़ा के नांदेड़ में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रताप राव चिखलीकर और यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक वसंत राव यशवंत से उनका मुकाबला है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो सतना में चुनावी जनसभा करेंगे। सतना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने मौजूदा सांसद गणेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, बसपा ने इस बार बिजनौर सीट से सांसद मलूक नागर का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मायावती ने चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उनके बसपा छोड़ने की खबरें आई थीं, लेकिन बिजनौर से टिकट कटने के बाद उन्होंने अब पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे, हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। तो नया घर तलाशने की बात कर रहे हैं मलूक नागर। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर को चुना है। मायावती नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने अभी तक यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप रखी थी, जो अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। चुनाव के पहले चरण के मतदान में महज 7 दिन बाकी होने के बावजूद मायावती के खुद प्रचार शुरू नहीं करने को लेकर तमाम अटकलें लग रही थीं, लेकिन उन्होंने प्रचार अभियान के आगाज का फैसला करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन के दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 सार्वजनिक जनसभाएं करेंगे। राहुल गांधी की पहली जनसभा बीकानेर के अनूपगढ़ में होगी। बीकानेर लोकसभा ने Since the election campaign gear up, our prospects are improving
all over India. We are getting reports from everywhere that Congress and India Alliance doing well everywhere. Especially for Kerala, you are concerned, we will sweep all the 20 seats. In my view, we will. Last time you all rightly tell we lost 1 seat. This time that also will come to Congress and UDF. Basically, Karnataka also, earlier situation was not that much favorable. Now everybody in Karnataka telling situation is very favorable for Congress party. Telangana is favorable, Tamil Nadu is favorable, and North India also very good reports are coming. केरल की अटिंगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची। आरोप है कि हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हैं। इसे राजनीति से प्रेरित हमला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन अटिंगल लोकसभा क्षेत्र के पलीकल ग्राम पंचायत के कोट्यम मुक्कू के पास पाकल कुकरी में बुधवार शाम प्रचार अभियान में जुटे थे। वह इस संसदीय क्षेत्र में एनडीए के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वह अपने काफिले के साथ जा रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और केंद्रीय मंत्री पर हमले की कोशिश की। इस हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आरोप है कि तीनों हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हैं। वी मुरलीधरन ने कहा कि हमलावर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। वी मुरलीधरन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि केरल में प्रचार के दौरान सीपीआईएम के गुंडों ने मुझे धमकाया और प्रचार वाहन पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। केरल में भाजपा को मिल रहे व्यापक जन समर्थन से सीपीआईएम चिंतित है, इसलिए भाजपा उम्मीदवारों को धमकाने के लिए इस तरह की कोशिशों का सहारा ले रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि जो पहले की सरकारें थीं वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थीं। इन लोगों को अलग रखो और अज्ञानता में रखो और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने तो उन्होंने कहा पूर्व की ओर देखें, पूर्व की ओर कार्य करें, तेजी से कार्य करें और पहले कार्य करें। जो पहली की सरकारें थी वो सरकारें बिलीव करती थी आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। तो 24 की चुनौती की खबरों में आज इतना ही। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उनके निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसका हवाला देते हुए विभव कुमार की निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित किया और तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। हालांकि इसको लेकर यह सवाल जरूर है कि क्या मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ को विजिलेंस विभाग इस तरह से हटा सकता है या नहीं। ऑर्डर के हिसाब से विभव के खिलाफ नोएडा में आईपीसी की धारा 353, 504, 506 के तहत एक केस दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई, जबकि किसी प्राइवेट पर्सन की नियुक्ति के समय उसको ये जानकारी देनी होती है। वहीं भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाए जाने को एक आवश्यक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को हटाए जाने का कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। विभव कुमार को अभी अभी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और यह एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, तब
पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार के संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल और यंग इंडिया वाईआई से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अंतिम कुकरी आदेश को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए के तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर एजेएल और वाईआई से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक एवं समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स संदेश में कहा है कि आज हम महान महात्मा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा फुले एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन अन्याय से लड़ने और समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार लाखों लोगों को ताकत देते हैं। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके अथक प्रयासों ने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आज गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने के उनके दृष्टिकोण को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं आईपीएल की। जी हां, आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। आरसीबी की बात करें तो इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 1 में जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 मैचों में 1 जीत अपने नाम करने में सफल रही। आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की नज़र अपनी दूसरी जीत पर होगी। वहीं आईपीएल में कल खेले गए रोमांचक मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हरा दिया। इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 196 रन बनाए। इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 199 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। राशिद खान ने आखिरी 2 ओवर में मैच का पासा गुजरात के हक में पलट दिया। उन्होंने आखिरी बॉल पर चौका जड़कर टीम को जीत दिला दी। इस दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और वहीं ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि मिलेगी। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को 50,000 यूएस डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में आईओसी द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनाम राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। प्रतिभागियों और टीवी के दर्शकों के लिहाज से एथलेटिक्स ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी आगे जल्द जारी की जाएगी। आज देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप भैनाशनी मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि मेरी कामना है कि मां अपने भक्तों को साहस, संयम और सफलता का आशीर्वाद दें। आइए देखते हैं ये वीडियो और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। वंदे